अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं स्टेप 3 पे बात करूंगा। मैं प्रीवियसली बता चुका हूं कि इटली का जो पूरा जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेप 1 एडमिशन अप्लाई करना है, स्टेप 2 प्री इनरोलमेंट, स्टेप 3 स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, स्टेप 4 आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 मैंने आपको बताया था पहले कि एडमिशन जो अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या डेडलाइंस है और किस तरीके से एडमिशन अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आपने एडमिशन के बाद क्या स्टेप 2 लेना है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और आपने किस तरीके से प्री इनरोलमेंट करनी है। तो ये सारा मैंने स्टेप 2 के अंदर बताया था। लेकिन स्टेप 3 जो है वो है स्कॉलरशिप अप्लाई करना। स्कॉलरशिप अप्लाई करना कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट इसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप चाहते हो कि मैं अप्लाई ना करूं, तो ये आप इसको स्किप करके आप डायरेक्ट भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस थोड़ा सा इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। ये किस नेचर की स्कॉलरशिप है, ठीक है, और आपके लिए आपको इसके लिए कब अप्लाई करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करने होते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि इस स्कॉलरशिप की नेचर क्या होती है। तो देखो ये स्कॉलरशिप जो है ये बेसिकली रीजनल स्कॉलरशिप होती है। और जो जितनी भी तमाम रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं ये बेसिकली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बेसिस पे ही देख के आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये रीजनल स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं इसको मैं आपको समझा देता हूँ। रीजनल स्कॉलरशिप्स बेसिकली ये होती हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है और एडमिशन के बाद जिस यूनिवर्सिटी में आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हो, तो वो यूनिवर्सिटी जिस रीजन के अंदर आती है तो उस रीजन में एक डिपार्टमेंट होगा जो उस रीजन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये स्कॉलरशिप दे रहा होगा, रीजनल नीड बेस वाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो समझ लो कि पंजाब के अंदर HEC एक इदारा है और HEC पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे रहा है। तो इसी तरीके से इटली में भी ऐसा सीन है कि बहुत सारे रीजन हैं और हर रीजन के अंदर एक ना एक इदारा होगा जो उस रीजन की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे रहा होता है। अब पहली चीज़ ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस रीजन के अंदर कौन से स्कॉलरशिप अप्लाई करो। तो सिंपल सी चीज़ है, जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिलेगा जिसके लिए प्री इनरोलमेंट करोगे, तो गूगल पे जाके चेक करो कि भाई ये यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर है और उस रीजन के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप देता है। तो वो आपको पता चल गया, फिर आप उसके प्रोसेस को चेक करके इस स्कॉलरशिप को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि ये इस स्कॉलरशिप का जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो आपकी पूरी फैमिली की जो इनकम है उसको चेक करते हैं। तो इसका जो एक स्केल है इन्होंने सेट किया हुआ है कि आपकी पूरे साल की जो फैमिली की इनकम है वो 23,000 यूरो से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी 23,000 यूरो से साल की इनकम कम है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी इन्होंने डिफरेंट कैटेगरी सेट की हुई हैं। अब पहले तो ये बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट जो है इसका वो ये है कि आपकी ट्यूशन फ़ी वेव हो जाती है, यानी आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो माफ़ हो जाती है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको ये एक स्टाइपेंड देते हैं 5,200 यूरोस पूरे साल के लिए, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए होते हैं। और ये अमाउंट आपको ये लोग दो हिस्सों में देते हैं, पहले हाफ अमाउंट देते हैं, फिर अगले साल या कुछ महीने बाद सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हाफ अमाउंट देते हैं, यानी 2600 यूरो पहले दे दिए, 2600 यूरो बाद में दे दिए। और इन केस अगर आप अपना हॉस्टल वगैरह भी लेते हो इनसे फैसिलिटीज़ के अंदर, तो ये 5,200 में से कुछ अमाउंट काट लेते हैं, जो रिमेनिंग होती है फिर वो हाफ ऑफ करके देते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें और आती हैं, जिसके अंदर आपको कैंटीन में खाना भी हो सकता है और उसके अलावा फूड वाउचर्स हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो इस स्कॉलरशिप की बेसिस पे मिलते हैं। ये फिर आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए वहाँ जाने के बाद। अब इस स्कॉलरशिप का जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि 23,000 यूरो से कम अगर आपकी इनकम हो। इन्होंने एक स्केल सेट किया हुआ है 23 से लेके 11,500, यानी उसकी हाफ अमाउंट 11,500 से 23,000 यूरो के अगर दरमियान होगी तो उस बेसिस पे आपको इसकी हाफ अमाउंट मिलेगी, यानी फ़ी वेवर भी मिलेगा। ठीक है, फ़ी वेवर के साथ आप 5,200 का हाफ कर दो यानी 2,600 यूरो कर दो, तो 2,600 यूरो आपको मिलेंगे अगर आपकी 11,500 से लेके 23,000 के दरमियान इनकम है और एसेट है। ठीक है,
दूसरी चीज़, अगर 11,500 यूरो से कम इनकम होती है, चाहे 10 हो या 5,000 हो, जितनी भी हो, तो उस सिनेरियो में आपको फ़ी वेवर भी मिलता है, साथ साथ फुल स्टाइपेंड मिलती है, यानी 5,200 पूरा मिलता है। अब नेक्स्ट सवाल ये कि स्कॉलरशिप कब अनाउंस होती है। तो गैस ये स्कॉलरशिप जो है ये हर रीजन की जो है अलग टाइमिंग होती है। तो हर रीजन की स्कॉलरशिप वैसे तो नॉर्मली जो इनका जो पीरियड होता है वो जून में शुरू होता है, यानी मई के एंड में अनाउंस हो जाती है और जून से लेकर सितंबर की 15 तक चलती रहती है, ठीक है। तो इस दौरान जो है इनकी स्कॉलरशिप अनाउंस होती है, लेकिन हर रीजन की कॉल अलग होती है, वो अलग टाइम पे अनाउंस होती है और अलग टाइम पे क्लोज होती है। तो आपने जून से लेकर सितंबर के बीच में ही इन चीज़ों को ट्रैक करना है कि कौन सी स्कॉलरशिप कब अनाउंस हो रही है और कब हमने इसके लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट सवाल ये कि अप्लाई करने का मोड क्या होता है। तो गाइस अप्लाई करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं। कुछ ये होता है कि सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करना होता है, कुछ में ये होता है कि ऑनलाइन सबमिट भी करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को कुरियर भी करना होता है, ठीक है। तो लाजियो की अगर बात करें, लाजियो रीजन की, तो उसमें सिर्फ ऑनलाइन आपने सबमिट करना होता है। फिर उसके बाद में आप जब इटली जाते हो तब डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं आपने बाय हैंड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसी और रीजन की, फ्लोरेंस के अंदर जो रीजन आता है, वेनेटो रीजन या इनकी, आई थिंक, तो इनमें ये होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई भी होता है, साथ साथ डेडलाइन दी होती है, डेडलाइन से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स को कुरियर भी करना होता है। तो हर रीजन की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आपने इन चीज़ों को मीट करना होता है विद इन द डेडलाइंस, ठीक है। अब सबसे मेजर सवाल, इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो पहले तो बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले एफआरसी आता है, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट आता है, तीसरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है, चौथा जो है वो उन्होंने लास्ट ईयर से ऐड किया है और कुछ रीजन वो मांगते हैं कुछ नहीं मांगते, तो वो आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होता है या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी भी उसमें अटैच कर सकते हो, सीमिया यानी। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ब्रीफली भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं और इसमें क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एफआरसी है, जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसके अंदर आपके तमाम जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका डेटा होता है। तो ये डॉक्यूमेंट वो इसलिए मांगते हैं ताकि चेक कर सकें कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं कि पर स्टूडेंट आपका कितना इकोनॉमिक स्टेटस बन रहा है, ठीक है। तो ये एफआरसी जो है ये बेसिकली आपका नादरा ऑफिस से बनता है। आप नादरा ऑफिस जाओगे और वहाँ से ये आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। आप इसके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम डॉक्यूमेंट है। इनकम डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर आपका फैमिली की इनकम होती है, ठीक है। आपके घर में जितने भी लोग काम करते हैं, आप चाहो तो किसी एक बंदे का बनवा लो, आपके फादर या मदर का, या अपना ही बनवा सकते हो, जिसके अंदर मेंशन करो कि भाई आपकी पूरे साल की इतनी इनकम है। अब इनकम सर्टिफिकेट में ये एक मेजर सवाल है जो काफ़ी लोग को मालूम नहीं होता। हर रीजन का, आप जिस रीजन में भी अप्लाई कर रहे हो, हर रीजन का रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि लाजियो रीजन वाले कहते हैं कि 2 साल पहले की इनकम दिखाओ, यानी कि 2022 से भी अगर चल रहा है तो वो कहेंगे 2021 की नहीं, 2020 की जो पूरे साल की इनकम है वो दिखाओ, ठीक है। बाकी जो दूसरे रीजन है वो कहते हैं पिछले साल की दिखाओ, यानी 2021 की दिखाओ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई जिस रीजन में भी अप्लाई कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो कि भाई इस रीजन में कौन से साल की इनकम मांग रहे हैं, तो उस लिहाज से आपने इनकम और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, ठीक है। तो अब इनकम सर्टिफिकेट आपका वैसे कहाँ से बनेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका एफबीआर ऑफिस से बनता है, जो रेवेन्यू ऑफिस होता है बेसिकली, जिसको हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। तो आपने ये वहाँ से बनवाना होता है। आप सिंपली उनके पास जाओगे, उनको बताओगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर आप, अगर आप चाह रहे हो आपके पास प्रॉपर्टी आप शो करवाना चाहते हो, तो आप उसमें मेंशन करवा सकते हो कि आपके पास ये प्रॉपर्टी है जिसकी इतनी वैल्यू है। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आप रेंट के घर में रहते हो, तो आप जाके ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, उसमें मेंशन कर सकते हो कि आप रेंट के घर में रहते हो और आप इतना रेंट पे करते हो, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करवा सकते हो। ये सर्टिफिकेट जो है वो आपका जो है आपका डीसी ऑफिस या आपके एरिया के जो मुख्तियारकार होते हैं या तहसीलदार होते हैं या पटवारी होते हैं, उनके ऑफिस से ये बन जाता है। तो आप ये सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा सकते हो। लास्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू या फिर सीमिया स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। ये पहले रिक्वायर्ड नहीं था, 2020 से रिक्वायर्ड नहीं था वैसे, लेकिन पिछले साल जो लाजियो रीजन वाले हैं उन्होंने इसको रिक्वायर्ड किया था और उन्होंने एक ऑप्शन रखा था कि आप डीओवी या फिर सीमिया, एसओसी या फिर खुद से सेल्फ डिक्लेरेशन लिख के सबमिट करवाएं।
तो डीओवी तो यहाँ पे जल्दी मिलना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान में, और सीमिया एक्सपेंसिव है, एसओसी 30,000 का आपको पड़ जाता है, तो वो भी अक्सर लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनके पास अगर डीओवी जल्दी मिलता है और वो या फिर सीमिया अप्लाई करते हैं तो वो ये अपलोड कर सकते हैं। और अगर जिनके पास नहीं है तो वो परेशान ना हो, उनके वो ये ऑप्शन आपको देते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लिखते हो जिसमें मेंशन करते हो कि आपकी कितनी तालीम है और आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हो। तो उसकी बेसिस पे भी टेम्पररीली आपका वो स्कॉलरशिप में आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फाइनल रैंकिंग के टाइम पे वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं बाय हैंड। तो गाइस लास्ट में एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप आपने कैसे अप्लाई करनी है और किन स्टेप्स के थ्रू अप्लाई होती है, कब आप इसका इनिशियल रिजल्ट आता है और कब फाइनल रिजल्ट आता है, कितना टाइम लग जाता है ये स्कॉलरशिप्स मिलने के लिए। तो मैं पर्टिकुलरली आपको एक रीजन का बताता हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा लेना दूसरे रीजन का भी इसी तरीके से मिलता जुलता या थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं अगर लाजियो रीजन की बात करूं, लाजियो रीजन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स अप्लाई होती हैं वो लाजियो रीजन के अंदर ही होती हैं। लास्ट ईयर 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया था लाजियो रीजन के अंदर, ठीक है। तो लाजियो रीजन की जो स्कॉलरशिप है वो अनाउंस होती है जून में, ठीक है, जून में ओपन होती है और जुलाई के एंड में क्लोज होती है, यानी 2 महीने का टाइम होता है आपके पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। पहले आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ऑनलाइन उनका फॉर्म फिल करते हो लाजियो की वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हो, ठीक है। फिर ये जब जुलाई के एंड में जब इनकी कॉल क्लोज हो जाती है तो ये अगस्त की 10 तारीख से पहले रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं उसका, जो आपकी प्रोविजनल रैंकिंग होती है उसके अंदर वो ये बताते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। जो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं उनका स्टेटस आ जाता है कि भाई आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद वो लोग मज़ीद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका एक बॉक्स दे देते हैं, लिस्ट दे देते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपने बाद में सबमिट करवाना है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो डॉक्यूमेंट आपको मिलते जाते हैं जिसमें वीज़ा होता है, डीओवी होता है, और उसके बाद इटली जाने के बाद आपका ईजे नाम का एक सर्टिफिकेट बनता है। तो ये डॉक्यूमेंट मिलते जाते हैं, आप वहाँ पे टिकट ओपन करके टिकट का एक ऑप्शन देते हैं जहाँ से आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। तो आप एक एक करके टिकट ओपन करके वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते रहते हो, और उन्होंने जो एक ब्रैकेट दिया होता है जिसके अंदर होते हैं कि ये तमाम जो चेक्स हैं यानी क्वेश्चंस उन्होंने समझ लो एक तरीके से मार्क किया होता है कि भाई ये सबमिट करोगे ये यहाँ से गायब होता रहेगा, ठीक है। तो जो जो आप अपलोड करोगे वो चेक करेंगे, फिर उसको इनकम्प्लीट से हटा देंगे, वो आपका जो स्कॉलरशिप है वो कंप्लीट की तरफ जाता रहेगा। तो जैसे जैसे वो तमाम चेक्स हट जाएंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप जो है अब वो फाइनल रैंकिंग आने के बाद, यानी पहले प्रोविजनल रैंकिंग आती है अगस्त में, तकरीबन 10 अगस्त तक आती है। फिर उसके बाद फाइनल रैंकिंग जो है वो आपकी सितंबर की 15 से 20 के दरमियान आती है, या फिर एंड से पहले पहले आती है। और फिर उसके बाद आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। फिर फाइनल रैंकिंग में वैसे आपको पता चल जाता है कि आप विनर हो या एलिजिबल हो या आपका जो भी सिनेरियो है। तो आप ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, आपके तमाम ये चेक्स हट जाते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन मार्क किए होते हैं वो हट जाते हैं। और फिर उसके बाद आपसे वहाँ पे कुछ मज़ीद रिक्वायरमेंट्स वो लोग मांगते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट वगैरह, और उसके बाद बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप आपको कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ही मिलती है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के। यानी अगर सितंबर अक्टूबर में आप जा रहे हो तो आप ये माइंड में रखो कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं, यानी दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये प्रोसेस जा सकता है। तो इतना माइंड में रखना कि जाते साथ स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपको 3-4 महीने का खर्चा खुद बेयर करना होता है, उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलता है। तो उससे आप फिर अपना जो है वो आपका जो ज़िंदगी है वो चलाते हो, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको स्कॉलरशिप का जो तमाम प्रोसेस था, स्टेप 3 जो था, वो आपको तमाम प्रोसेस समझ आ गया होगा और आपको अब क्लियर हो गया होगा ये तमाम तीनों स्टेप कि आपने किस तरीके से इनको लेके चलना है। और चौथे स्टेप पे यानी लास्ट स्टेप जो रह जाता है वो आपका वीज़ा का स्टेप है, ठीक है। उसके ऊपर मैं मज़ीद आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका पूरा एक प्रोसेस क्लियर हो जाए कि आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो वैसे उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।